सर ये सवाल देखें। ये सवाल उसी कंसेप्ट की बेस पे जो कल मैंने आपको पढ़ाया था कि कंपनी 5 सालों में जनाब रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती है। शुरू में पहली स्टेज क्या होगी? रिसर्च, सीधे सीधे प्रॉफिट लॉस में। अगली स्टेज होगी डेवलपमेंट। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो अज्यूम करेंगे पहले दिन से क्राइटेरिया मीट है, लेकिन अगर वो बता देगा क्राइटेरिया फलां तारीख को मीट हुआ है तो डेवलपमेंट फेज का उस डेट से पहले वाला सारा खर्चा प्रॉफिट लॉस में। उसके बाद बैलेंस शीट। लेकिन बैलेंस शीट पे जब आप पहुंचेंगे ये एंड पे तो उसको कंपेयर करेंगे रिकवरेबल अमाउंट के साथ, इम्पेयरमेंट टेस्ट करेंगे। ठीक हो गया? फिर अगले साल भी ऐसे करेंगे जब तक वो मुकम्मल हो जाए, अवेलेबल फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन हो जाए। ये बात समझ आएगी? तो बच्चों उसकी बेस पे क्वेश्चन है। एक कंपनी entered into a research and development project, the cost of which are as follow. All costs are incurred evenly over the year. मतलब सारे 12 महीनों में इवनली अकर होती रही है। ऐसा नहीं है कि जनवरी में ज्यादा लगी, फरवरी में कम लगी, मार्च में ज्यादा लगी, अप्रैल में कम लगी। ठीक है जी? 2001 में कितना खर्चा आया? 1,20,000। 2002 में कितना खर्चा आया? 1,00,000। 2003 में कितना खर्चा आया? 1,00,000। और सितंबर 2001 इसकी बात हो रही है। ये खर्चा 4 महीनों का, कितने महीनों का? 12 महीनों। ठीक है? इन द ईयर लिखा हुआ उसने। द रिकॉग्निशन क्राइटेरिया फॉर कैपिटलाइजेशन ऑफ डेवलपमेंट कॉस्ट आर मेट। किस दिन क्राइटेरिया मीट हुआ है? यकम सितंबर को। इसका मतलब यकम सितंबर से पहले वाला जो भी खर्चा है, चाहे वो रिसर्च है चाहे वो डेवलपमेंट है, दोनों कहाँ जाने हैं? प्रॉफिट एंड लॉस में जाने हैं। तो मुझे बता सकते हो बच्चों इस 1,20,000 में से कितना प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा और कितना बैलेंस शीट में रहेगा? कैसे? 80,000 कैसे निकाला? ठीक है, 1,20,000 को किस पे डिवाइड करेंगे? 12 पे डिवाइड करेंगे। मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 8 से। क्या आंसर आएगा? 80,000। ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। ये रिसर्च का खर्चा है और डेवलपमेंट फेज का खर्चा है जो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मीट होने से पहले पहले वाले। यकम सितंबर को क्राइटेरिया मीट हो गया, उसके बाद वाला जितना भी खर्चा है वो बैलेंस शीट में जाएगा। तो बैलेंस शीट डेट पे आपका कितना एसेट पड़ा होगा? 40,000। लेकिन उसको कंपेयर करना है किसके साथ? रिकवरेबल अमाउंट के साथ। अब उसने आगे लिखा हुआ है द रिकवरेबल अमाउंट आर एज फॉलो। 31 दिसंबर 2001 वाले दिन रिकवरेबल अमाउंट कितनी थी? 90,000। तो बच्चों इसको इससे कंपेयर करेंगे, क्या कोई लॉस हो रहा है? नहीं लॉस हो रहा है। तो किस पे रिकॉर्ड करेंगे बैलेंस शीट में? 40 पे रिकॉर्ड करेंगे, 90 पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अगर 90 पे किया तो आप गेन रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो गेन तो अलाउड नहीं है। नुकसान अलाउड है, गेन अलाउड नहीं है। अच्छा जी। फिर 2002 में मजीद कितना खर्चा हुआ? ये मजीद खर्चा है कि टोटल खर्चा है? ये मजीद खर्चा। 2002 में कितना खर्चा हुआ? 1,00,000। तो फिर 2002 में बैलेंस शीट में कितनी कैरिंग अमाउंट आ रही होगी? 1,00,000। 1,40,000 आ रही होगी। क्या ये बात समझ आ रही है? पिछले साल की भी तो ऐड होनी है ना। पिछले साल के अंदर 40 थी, मजीद 1,00,000 खर्चा हुआ, तो टोटल कितना हो गया? 1,40,000। लेकिन उसको कंपेयर करेंगे रिकवरेबल अमाउंट के साथ। रिकवरेबल अमाउंट कितनी आ रही है? 1,10,000। तो अब क्या करेंगे? 30,000 रुपये का इंपेयरमेंट लॉस है। तो लगी? वैसे तो हमारा एक 40 का ऐसा बनता था, लेकिन इसकी रिकवरी मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 1,10। तो अब 1,10 से ऊपर जा नहीं सकते। तो 30,000 रुपये का क्या करना पड़ेगा? लॉस रिकॉर्ड करना। यहाँ तक की बात में लगी। लॉस रिकॉर्ड करने के बाद बैलेंस शीट में फिर फाइनल अमाउंट क्या आएगी? 1,10,000 आएगी, 1,40,000 नहीं आएगी। समझ आएगी बात? अच्छा, 2003 में मजीद खर्चा कितना किया? तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर? 2,10,000। आपकी कैरिंग अमाउंट आ जाएगी 2,10,000। लेकिन आपकी अगले साल के अंदर रिकवरेबल अमाउंट कितनी है? 2,00,000। मजीद नुकसान हो गया। कितना हो गया? 10,000 का मजीद नुकसान हो गया। ठीक हो गई? अब उसने मांगा क्या है? शो ऑल जनरल related to cost incurred for each of the year ended 31 दिसंबर। डिस्क्लोज द डेवलपमेंट एसेट इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन फॉर 2001 से लेकर 2003 तक। वो कहता है एंट्रियां पास करो और बैलेंस शीट बनाओ
एक की भी बनाओ, दो की भी बनाओ और तीन की बनाओ, मतलब जो फाइनल फिगर जो बैलेंस शीट में जानी है वो लिखो। समझ आ रहा सवाल? जरा एंट्रियां पास करें, शाबाश। 2001 की, 2002 की, 2003 की, जल्दी करें। अच्छा ये देखिए 2001 में क्या एंट्री होगी बच्चों? टोटल आपका खर्चा कितना है? 1,20,000। उसमें से प्रॉफिट एंड लॉस में कितना जाएगा? 80,000 रुपया रिसर्च एक्सपेंस के नाम से। बाकी 40,000 रुपया कहाँ जाएगा? डेवलपमेंट एसेट के नाम से बैलेंस शीट में जाएगा। यहाँ तक की बात में लगी। अच्छा, अब साल के एंड पे आपकी कैरिंग वैल्यू कितनी है? 40। रिकवरेबल अमाउंट कितनी है? 90। नो इम्पेयरमेंट लॉस। यहाँ तक की बात में लगी। 2002 में खर्चा कितना है? 1,00,000। सबसे पहले इसे 1,00,000 की एंट्री करेंगे। ये सारे का सारा 1,00,000 एसेट में जाएगा, डेवलपमेंट एसेट डेबिट और कैश या बैंक क्रेडिट। ठीक हो गया। अब दूसरे साल के एंड पे आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1,40,000। लेकिन रिकवरेबल अमाउंट कितनी है? 1,10,000। कितना नुकसान हुआ? 30,000। उस 30,000 की भी एंट्री पास करनी पड़ेगी। क्या? इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट और डेवलपमेंट एसेट क्रेडिट। ठीक हो गया। फिर 2003 में कितना खर्चा हुआ? 1,00,000। पहले उसकी एंट्री पास करें, डेवलपमेंट एसेट डेबिट और कैश या बैंक क्रेडिट। फिर वो 1,00,000 रुपया उस पिछले 1,10,000 में जमा हुआ, तो क्या वैल्यू हो जाएगी? 2,10,000। लेकिन रिकवरेबल अमाउंट कितनी है? 2,00,000। नुकसान कितना हो गया? 10,000। तो उस 10,000 की एंट्री करेंगे, इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट और डेवलपमेंट एसेट क्रेडिट। फिर उसने कहा था बैलेंस शीट बनाओ, तो हम बैलेंस शीट बना देंगे। बैलेंस शीट में बच्चों 2001 में क्या लिखेंगे? हाँ जी, 2001 में क्या लिखेंगे? 40,000। 2002 में क्या लिखेंगे? 1,10,000। और 2003 में क्या लिखेंगे? 2,00,000। ये बैलेंस शीट इस तरह से बना देंगे। यहाँ तक की बात सुन लगी थी। ये आपका पहला सवाल था। क्लियर है कि जब तक एसेट कमर्शियली अवेलेबल नहीं हो जाता, बन नहीं जाता, मुकम्मल नहीं हो जाता, तब तक इंपेयरमेंट टेस्ट करते रहेंगे। ठीक हो गया जी। यहाँ तक कोई मसला है तो बता दें। अब बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, कुछ पढ़ी हुई हैं, कुछ नहीं पढ़ी हुई, सारी एक दफा देख लेते हैं। अमोर्टाइजेशन मैंने आपको सिंपल बताया था, डेप्रिसिएशन। डेफिनेशन सेम टू सेम वही है डेप्रिसिएशन वाली की है। क्या है जी? इट इज अ सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ द डेप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ एन इंटेंजिबल एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। यूजफुल लाइफ क्या होती है? द पीरियड ऑफ टाइम ओवर विच एन एसेट इज एक्सपेक्टेड टू बी अवेलेबल फॉर यूज बाय द एंटिटी। ठीक है जी। और द नंबर ऑफ प्रोडक्शन और सिमिलर यूनिट्स द एंटिटी एक्सपेक्ट्स टू obtain फ्रॉम द एसेट। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी, फोटोकॉपी मशीन होती है, उसकी लाइफ साल में मैयर नहीं होती, उसकी लाइफ मैयर होती है कि कितनी कॉपियां कर सकती है। क्योंकि लेंस जो होता है वो सबसे कीमती होता है फोटोकॉपी मशीन में। लेंस खराब हो जाएगा तो मशीन खराब हो जाएगी। अब आपकी मर्जी है फोटोकॉपी मशीन सारी एक साल में चला चला के खत्म कर लें, या आपकी मर्जी है उस फोटोकॉपी मशीन को 10 साल तक ले जाए। ठीक है जी। तो कुछ ऐसे एसेट होते हैं जिस की लाइफ साल में मैयर नहीं होती, आउटपुट में मैयर होती है कि कितना उसने आउटपुट बनाया। ठीक है जी। इम्पेयरमेंट लॉस, इट इज द अमाउंट बाय विच द कैरिंग अमाउंट ऑफ एन एसेट एक्सीड इट्स रिकवरेबल अमाउंट। कैरिंग अमाउंट रिकवरेबल अमाउंट से जितनी ज्यादा है उतना लॉस। ठीक है, जैसे अभी हमने सवाल में देखा। कैरिंग अमाउंट क्या होती है? इट इज अमाउंट एट विच एन एसेट इज रिकॉग्नाइज्ड इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल, वो वैल्यू जो बैलेंस शीट में जा सकती है। ठीक है जी। आफ्टर डिडक्टिंग एनी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉसेस, फिर उस वैल्यू में से दो चीजें माइनस करनी होंगी। क्या?
एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस। रिकवरेबल अमाउंट क्या होती है जी? इट इज द हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल एंड वैल्यू इन यूज। FR1 में बड़ी डिटेल में आप पढ़ चुके हैं। फेयर वैल्यू क्या होती है जी? वो प्राइस जो मार्केट में आप नॉर्मल हालात में बाय करने पे पैसे देते हैं, मतलब वीजेंटर के मोबाइल बाय किया, जो पैसे दिए, वो फेयर वैल्यू। आप कहेंगे सर देखें मेरे पास, मैं एक मोबाइल लेने गया, मैंने फी सेंटर वालों से पता किया, उन्होंने कहा सर 50,000 रुपये का। मैंने कहा सर ये मोबाइल मैंने देना है, बेचना है। सेम टू सेम मोबाइल उसी हालत में मैं बेचने गया, तो उन्होंने कहा कितने पैसे वो मुझे देंगे? हैरत वाली बात है। वही मोबाइल जब मैं ले रहा हूँ तो कितने दे रहा हूँ? 50। लेकिन वही जब मैं बेच रहा हूँ तो कितने मिल रहे हैं? तो फिर इन दोनों में से फेयर वैल्यू कौन सी? हाँ, याद रखिएगा फेयर वैल्यू हमेशा वो होती है जो बाय करते वक्त पे करते, बेचते वक्त नहीं। सॉरी, फेयर वैल्यू वो होती है जो बेचते वक्त पे करते हैं, बाय करते वक्त नहीं। फ्रॉम सेलिंग एन एसेट। ये बात समझ लगी? ये बात याद रखिए कि एक ही चीज की दो कीमतें होती है मार्केट में। जैसे आप जाए ना मार्केट में, डॉलर आपने बाय करना है तो रेट कुछ और होगा, और अगर आपने सेल करना है तो रेट कुछ और होगा। आपके यार डॉलर तो सेम ही है, तो बाई करते वक्त रेट कुछ और है, सेल करते वक्त रेट कुछ और है। तो यहां पे उसने कहा है कि वो प्राइस जो सेल करते वक्त आपको मिलेगी, वो प्राइस क्या होगी? वो फेयर वैल्यू है, परचेज करते वक्त नहीं। ठीक है जी, फेयर वैल्यू की डेफिनेशन याद रहेगी। रिकॉग्निशन ऑफ एन इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट को बैलेंस शीट में कब रिकॉर्ड करते हैं? Before intangible asset may be recognized as an intangible asset, it must meet the definition of an intangible asset and recognition criteria. वो कहता है intangible asset की definition meet होनी चाहिए। intangible asset की definition कौन सी है? कि उसकी कोई physical form नहीं है। याद है? वो intangible asset की definition। फिर उसके अलावा recognition criteria meet होना चाहिए। कौन सा? कि भाई उसकी क्या कहते हैं, उसकी कॉस्ट रिलायबली मेजरेबल है और उसे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आएंगे, वो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। और अगर आप खुद बना रहे हैं तो फिर वो 6 क्राइटेरिया और मीट होने चाहिए। पॉइंट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? कहता है किसी भी एसिड को इंटेंजिबल एसिड मानते हैं या नहीं मानते, क्या तरीका है? हम कहेंगे दो बातें। पहले तो देखो इंटेंजिबल है भी कि नहीं। मतलब हो सकता है उसका वेट हो, आप उसको इंटेंजिबल कही जा रहे हैं। हो सकता है उसका कोई वॉल्यूम हो, उसकी कोई स्पेस वो कवर कर रहा है, लेकिन आप उसको मान ही नहीं रहे, तो फिर इंटेंजिबल नहीं है, वो तो टेंजिबल हो गया। फिर हम उसको इंटेंजिबल नहीं मानेंगे। वो आइए 16 में तो चला जाएगा, 38 में नहीं आएगा। समझ आ गई? अगला पॉइंट इंटेंजिबल है। अगला, उसका रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मीट होना चाहिए। नंबर 1 क्या मतलब है? उससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट हो और उसकी कॉस्ट रिलायबल है, तो हम कहेंगे रिकॉग्निशन क्राइटेरिया भी मीट हो गया, हम उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। लेकिन अगर हम खुद बना रहे हैं तो फिर 6 क्राइटेरिया और भी हैं। क्या? टेक्निकली कॉम्पिटेंसी, याद है कुछ कुछ? इंटेंशन, फिर एबिलिटी टू यूज, ठीक हो गया। फिर चौथा क्या है? एबिलिटी टू यूज है। फिर उसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज है। ठीक है जी। कॉस्ट रिलायबली मेजरेबल है कि नहीं है। एबिलिटी टू सेल, उसको कल आपको बेच सकते हैं कि नहीं बेच सकते, यहां तक की बात में लगी। ये 6 क्राइटेरिया मीट होने। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टू मीट रिगार्डिंग द डेफिनेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट आर जनरली द फॉलोइंग। द एसेट मस्ट नॉट हैव ए फिजिकल फॉर्म, उसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होनी चाहिए। एंड इट इज आइडेंटिफाइएबल। आइडेंटिफाइबल का मतलब यह है कि एक चीज दूसरी चीज से अलहदा पहचानी जाए। जिस तरह से पैंट और शर्ट में फर्क कर लेते हैं ना, एक चीज दूसरी चीज से क्या है? आइडेंटिफाइड है। ठीक हो गया? तो एक चीज दूसरी चीज से अलहदा हो सकती है। अब लैपटॉप के अंदर आपने विंडो की है, विंडो अलहदा उसकी कोई पहचान नहीं है, और लैपटॉप विंडो के बगैर उसकी कोई अलहदा पहचान नहीं है। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस उसकी अलहदा पहचान है। लैपटॉप उसके बगैर चल सकता है कि नहीं चल सकता? चल सकता, लेकिन विंडो के बगैर नहीं चल सकता। इसका मतलब है विंडो और लैपटॉप, इनको आप अलहदा नहीं कर सकते। लैपटॉप चलता ही विंडो के साथ है, तो जो चीज चलती ही विंडो के साथ है वो आइडेंटिफाइबल नहीं है।
यहाँ तक की बात होगी। तीसरी बात क्या है जी? कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी। उसका मतलब उसके ऊपर एंटिटी का कंट्रोल हो। अगर तो एंटिटी का कंट्रोल नहीं है तो फिर वो एसेट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बनाया, पाकिस्तानियों ने मुफ्त में यूज करना शुरू कर दिया। अब बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के पैसे पाकिस्तानियों से ले सकता है? नहीं ले सकता। तो इसका मतलब है बिल गेट्स उसको अपनी किताबों में एसेट के तौर पर रिकॉर्ड नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसका बेनिफिट वो पाकिस्तान से ले नहीं सकता। ना पाकिस्तान उसको 1 रुपया भी पे कर रहा है, ना इंडिया उसको 1 रुपया पे कर रहा है, ना बांग्लादेश उसको 1 रुपया पे कर रहा है, ना इंडोनेशिया कर रहा है, ना मलेशिया कर रहा है। इनमें से कोई मुल्क 1 रुपया भी विंडो का पे नहीं कर रहा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का 1 रुपया भी पे नहीं कर रहा। समझ आ रही बात? वो विंडो जो हजारों में मिलती है, और हजारों में भी सिर्फ 1 साल के लिए मिलती है। साल बाद उसका लाइसेंस एक्सपायर, अगले साल फिर पैसे दो। तो यूरोप वाले और अमेरिका वाले और कनाडा वाले तो पैसे दे रहे हैं, लेकिन ये एशिया वाले 1 रुपया भी नहीं दे रहे। ठीक है जी। विंडो क्रैक हो जाए या वो लाइसेंस एक्सपायर हो जाए, हम अपने आईटी वाले से कहते हैं, वो कहता है एक सॉफ्टवेयर लगाता है और वो क्या होता है, रीन्यू हो जाता है। इसका मतलब है सॉफ्टवेयर बनाया किसने? बिल गेट्स ने। लेकिन उसका उसको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं है एशिया से। यूरोप से होगा, एशिया से नहीं। ठीक है जी। विंडो बनाई किसने है? बिल गेट्स ने। लेकिन वो पाकिस्तान से, इंडिया से और बांग्लादेश से, इंडोनेशिया से, मलेशिया से पैसे 1 रुपया भी नहीं ले सकते। यहां तक की बात सुन लगी। क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि उसका कंट्रोल नहीं है उसके ऊपर। उसका मेजर मसला कंट्रोल का है, कंट्रोल नहीं है उसका। कंट्रोल से मुराद क्या है कि अगर आप पैसे नहीं दोगे मैं सर्विस बंद कर दूंगा। तो हम कहेंगे सौ बिस्मिल्लाह, असि पहले कह तेरे को सर्विस ला रहे, तो बंद कर दे। समझ आ रही बात? तो जब किसी चीज के ऊपर आपका कंट्रोल ना हो, अगला बंदा आपकी मर्जी के बगैर ही इस्तेमाल कर रहा है, तो आप उसको एसेट नहीं कह सकते। ठीक है। तो किसी भी इंटेंजिबल के लिए 3 चीजें होना बड़ा जरूरी है। क्या? कि उसकी फिजिकल फॉर्म नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी। ये बात समझ लगी सबको? और दूसरा क्या है जी? आइडेंटिफाइबल है। अच्छा, अब एग्जांपल देखते हैं। रिकॉग्निशन ऑफ ए फिशिंग लाइसेंस, या असला लाइसेंस है, या गाड़ी का लाइसेंस है, कोई भी लाइसेंस आपके पास है। आप कहेंगे सर देखिए उसकी तो फिजिकल फॉर्म होती है। लाइसेंस मेरे पास एक कॉपी की सूरत में है, मैंने जेब में डाला हुआ है। उसकी फिजिकल फॉर्म भी है, उसका डेट भी है, उसको टच भी किया जा सकता है। तो आप कह रहे थे लाइसेंस इंटेंजिबल है, जबकि वो तो हमें नजर आ रहा है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? नहीं, वो जो कॉपी आपके पास है या जो पेज है, वो लाइसेंस नहीं है। वो लाइसेंस की आइडेंटिटी है। मतलब वो इस चीज का सबूत है कि आपके पास लाइसेंस है। फर्ज करें वो फट गया है, तो इसका क्या मतलब है? आपके पास लाइसेंस नहीं है। बात समझ लगी? फॉर एग्जाम्पल, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस आपने बनवाया हुआ है, लेकिन आप घर में भूल गए। आप घर में भूल गए, और इशारे पे आपको वार्डन ने पकड़ लिया कि भाईजान जरा साइड पे हो जाए। अब आप क्या कहेंगे? कि लाइसेंस नहीं है। आप क्या कहेंगे? है तो क्या करो? तो आप क्या कहेंगे? घर में पड़ा है। अब उसने अगर चेक करना हो कि आप सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, तो वो क्या करेगा? है? वो आपसे लेगा शनाख्ती कार्ड नंबर, उसके पास एक डिवाइस होगी, उसमें डालेगा। अगर तो आपने बाकी लाइसेंस बनाया हुआ है तो उसके पास डाटाबेस में मौजूद होगा। निकल आया तो कहेगा ठीक है आप जाएं। क्या मतलब है? लाइसेंस तो घर में पड़ा हुआ था, आपने तो दिखाया ही नहीं उसको। तो इसका मतलब है जो लाइसेंस जो घर में पड़ा हुआ उसकी कोई औकात नहीं है। गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में आप हैं या नहीं है, वो उसकी औकात है। नहीं बात समझ लगी? लाइसेंस तो फिजिकल आपके पास मौजूद नहीं था, उसने अपने डाटाबेस में चेक किया, आपका नाम आ रहा था, उसने कहा ठीक है जाए, आपका लाइसेंस है। उसको यकीन आ गया कि आपके पास लाइसेंस है। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो कॉपी आपको मिली है वो लाइसेंस नहीं है। वो बस एक जगह पे आपको जो परेशानी होनी है वार्डन की वजह से, उससे बचने के लिए वो एक डॉक्यूमेंट है। अगर वो डॉक्यूमेंट जल जाए, खराब हो जाए, चोरी हो जाए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर बताएं तो उसको मिल जाएगा। आजकल आपने सुना होगा लोग कहते हैं कि यार शनाख्ती कार्ड रखने की भी जरूरत नहीं है पॉकेट में। आपके पास मोबाइल के अंदर एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करो, वहां पे आपका शनाख्ती कार्ड मौजूद है। किसी को भी दिखाना हो, किसी को भी यूज करना हो, आप वो इस्तेमाल कर सकते। मतलब शनाख्ती कार्ड गुम जाए तो टेंशन नहीं। तो बात समझ आ गई कि नहीं आ गई?
तो वही बात है कि एक बंदे को फिशिंग लाइसेंस मिल गया, ए कंपनी हैज एक्वायर्ड ए फिशिंग लाइसेंस, द डायरेक्टर्स इंसिस्ट दैट इट इज ए फिजिकल एसेट। डायरेक्टर कह रहे हैं कि फिजिकल एसेट है, देखो हमें लाइसेंस नजर आ रहा है, हमारी आंखों के सामने। सिंस इट इज रिटन ऑन ए पीस ऑफ पेपर, state and briefly explain whether or not you would recognize a fishing license as an intangible asset or not। तो हम इसका क्या जवाब देंगे? Although the fishing license has a physical form, the license is considered intangible rather than tangible, since most significant aspect is licensed ability to fish। आपकी ability है कि आप फिश पकड़ सकते हैं, आपको कोई पूछेगा नहीं। Such a right is always considered to be intangible। चाहे वो राइट डॉक्यूमेंट में लिखा है चाहे नहीं लिखा, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में मौजूद है, बस ठीक है। नहीं बात समझ आ रही? अब मछलियां पकड़ते हुए पकड़े गए, गवर्नमेंट के बंदे ने आगे कहा भाईजान लाइसेंस भाओ, आप हाथ मारे, आपके यार लाइसेंस थे, पानी च डूब गया, मछलियां पकड़ रहे थे, पानी में हम गिरे हैं, तो लाइसेंस तो सारा भेज गया, नजर ही कोई नहीं आ रहा। तो अब तो इसका मतलब मछलियां नहीं पकड़ सकते, तो आपको पकड़ के जेल में डाल देंगे। तो फिर क्या करेंगे? आप कहेंगे हमारे पास ये शनाख्ती कार्ड नंबर है, आप अपने डाटाबेस में ऐड करके देख लो। ये ऐसे ही है बच्चों, जैसे आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट या एफएससी का सर्टिफिकेट घूम गया, अब क्या सबूत है आपने मैट्रिक किया हुआ है? आप कहेंगे मेरा मैट्रिक का सर्टिफिकेट देख लो, और अगर वो मैट्रिक का सर्टिफिकेट ही घूम गया तो इसका मतलब क्या मैट्रिक नहीं किया हुआ? किया हुआ है। आप क्या करेंगे? आप बोर्ड में जाएंगे, 100-200 रुपये जमा कराएंगे, नया सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो इसका मतलब पुराने सर्टिफिकेट इटसेल्फ एक एसेट नहीं था। अगर वो एसेट होता तो नया सर्टिफिकेट आपको कभी जारी ना हो। नई बात सुनेगी, जिस तरह से बाइक गुम जाए, बाइक गुम जाए तो होंडा वाले से जाके नई बाइक ले लेंगे? नहीं, वो आपको नई बाइक उस तरह से नहीं देंगे। लेकिन अगर मैट्रिक का सर्टिफिकेट गुम गया है, कोई मसला नहीं, 100-200 रुपये जाके दो, आपको नया सर्टिफिकेट मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि आपने मैट्रिक किया है, ये इसके लिए वो पीस ऑफ पेपर काफी नहीं है। ठीक है, आप इस तरह से 10 पीस ले लें जाके वहां से, लेकिन आपकी बाइक गुम गई है तो वो आपको 100-200 रुपये दे के होंडा वाले से दोबारा नहीं मिलेगी। और समझ आ रही बात है? तो इसका मतलब ये है कि वो पीस ऑफ पेपर कुछ नहीं है, वो एबिलिटी। मतलब मैट्रिक करने के बाद बच्चा एफएससी में जा सकता है, क्यों जा सकता है? क्योंकि उसने वो नॉलेज पढ़ा हुआ है। तो वो आपकी एबिलिटी कि आप एफएससी की किताबों को समझ सकते हैं, वो इस बात का सबूत होगा कि आपने मैट्रिक किया हुआ है। क्यों? एक नर्सरी वाला बच्चे को आप उठा के एफएससी में डाल दें तो उसको नहीं पता चल रहा होगा कि ये क्या चल रहा है। लेकिन एक मैट्रिक वाला बच्चा एफएससी में जाके बैठ गया तो उसको समझ आ रही है कि क्या चल रहा है, तो उसके दिमाग में वो डाटा स्टोर्ड है जो मैट्रिक में उसने नॉलेज हासिल किया। तो मैट्रिक किया है, उसकी असल चीज तो वही है जो कि दिमाग में आपके पास डाटा है कि नहीं है। ठीक है जी। रिकॉग्निशन ऑफ सॉफ्टवेयर, state and briefly explain whether or not you would recognize software as an intangible asset if it is incorporated into a machine that is dependent on the software for its operation। ये बच्चों वही बात कर रहा है विंडो की। अगर लैपटॉप में विंडो नहीं है तो हम लैपटॉप इस्तेमाल नहीं कर सकते, वहां पे नंबर्स डिजिट्स ही लिखे हुए हैं, वो प्रोग्रामर तो इस्तेमाल कर लेंगे लेकिन हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है जी। तो अगर ये मसला है तो फिर विंडो लैपटॉप से अलहदा नहीं हो सकती, लैपटॉप विंडो से अलहदा नहीं हो सकता। अगर विंडो नहीं की लैपटॉप में तो वो लैपटॉप सब्जियां काटने के लिए तो इस्तेमाल हो सकता है, उस पर कोई काम नहीं कर सकते आप। तो समझ आ रही बात है? द मोस्ट सिग्निफिकेंट एलिमेंट वुड बी कंसिडर टू बी टेंजिबल मशीन। अब ये बेसिकली मिक्स है, टेंजिबल और इनटेंजिबल दोनों आपस में क्या हो गए हैं? मिक्स हो गए हैं। ये दोनों मिक्स होंगे तो काम चलेगा, ये अलग अलग करेंगे तो काम नहीं चलेगा। दोनों ही फायदा, ना विंडो का कोई फायदा है ना लैपटॉप का कोई फायदा है। Since the software is considered integral to the machine, and thereof the cost of the software would be recognized as part of the cost of machine and therefore classified as tangible. If the software was stand-alone software rather than in the machine software, it would have been classified as intangible asset। वो कहता है अगर तो विंडो अलहदा तौर पे लैपटॉप के अलावा भी चल सकती है तो फिर विंडो की अपनी एक अलहदा से पहचान है, स्टैंड अलोन पहचान, तो उसको फिर इंटेंजिबल मान लेंगे। लेकिन विंडो का फायदा होता ही उस वक्त है जब ये लैपटॉप में इंस्टॉल होती है।
तो इसका मतलब ये स्टैंड अलोन नहीं है। मेरी बात समझ लगी? मतलब हम अपने घर में अपने बिहाफ पे कुछ नहीं कर सकते, हम सरवाइव नहीं कर सकते, सीधी सी बात है। हमने पढ़ना है, हमारे पास पैसे कोई नहीं, पैसों के लिए, कपड़े के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, रहने के लिए, हर चीज के लिए हम घर वालों पे डिपेंडेंट है। हमारी कुछ सेपरेट पहचान नहीं है। समझ लगी? हाँ, हम सीए क्वालिफाई कर जाएंगे या अच्छी नौकरी पे चले जाएंगे, वहां पे कमाना पीना कमाना शुरू कर देंगे, फिर हम अपने ही पैसों से खा भी सकते हैं, पी भी सकते हैं, पहन भी सकते हैं, रह भी सकते हैं। फिर हम कहेंगे कि हम क्या हो गए हैं, इंडिपेंडेंट हो गए। ठीक है? अभी हम पार्ट ऑफ एक फैमिली है, हमारे माँ बाप हैं, हम उनके ऊपर डिपेंडेंट, हम अपने आप को इंडिपेंडेंट नहीं कह सकते। यहां तक की बात समझ लगी? स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर मींस विच इज नॉट नेसेसरी फॉर द मशीन टू ऑपरेट, जैसे कि एमएस ऑफिस और अडोब रीडर वगैरह वगैरह। ऑपरेटिंग सिस्टम इज नॉट ए स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर। वो कहता है विंडो जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ऑपरेटिंग सिस्टम स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर नहीं है। अच्छा, फिर क्या करना है? वो कहता है लैपटॉप की कीमत देखो और विंडो की कीमत देखो, इनमें से सिग्निफिकेंट कीमत ज्यादा किसकी है? लैपटॉप की। तो कहता है फिर विंडो भी आईएस 16 में जाएगी। विंडो भी कहाँ जाएगी? क्यों? क्योंकि लैपटॉप सिग्निफिकेंट पोर्शन है, और लैपटॉप कहाँ जा रहा है? आईएस 16 में। तो उसमें विंडो भी जो आपने इंस्टॉल करके अगर 500,000 रुपया दिया ही है, तो वो भी कहाँ जाएगा? आईएस 16 में ही जाएगा। उसको हम इंटेंजिबल के तौर पर रिकॉर्ड नहीं करें। यहां तक की बात में लगी? द आइटम मस्ट बी आइडेंटिफाइबल। आइडेंटिफाइबल का मतलब है एक चीज को दूसरी चीज से अलग से पहचाना जा सकता है। Another important aspect of definition of intangible asset as per IAS 38 is that it asset must be identifiable, and an asset is considered to be identifiable if it is separable. क्या है जी? सेपरेबल मतलब क्या आप सर के बाल को अपने से सेपरेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लेकिन जो आपने घड़ी पहनी हुई है उसको सेपरेट कर सकते हैं। तो सेपरेबल का मतलब समझ आ रहा है? वो चीज जो अलग की जा सकती है। ठीक है जी? एंड इट इज कैपेबल ऑफ बीइंग सेपरेटेड और डिवाइडेड फ्रॉम द एंटिटी एंड सोल्ड और एक्सचेंज। वो अलग तौर पे क्या हो सकती है? सेल भी हो सकती है, एक्सचेंज भी हो सकती है। ठीक है जी? तो जो चीज आप अपने जिस्म से अलग कर सकते हैं, मतलब घड़ी अलग कर सकते हैं, ग्लासेस अलग कर सकते हैं, ये क्या है? सेपरेबल। आंख अलग नहीं कर सकते। ठीक है जी? द आइटम मस्ट बी कंट्रोलेबल। Control over intangible asset can be achieved if the entity has the ability to restrict access to the asset and its related future economic benefit. कंट्रोल्स का क्या मतलब है? कि ability to restrict access to asset, मतलब इंटरनेट वाले आपको कहते हैं कि भाईजान फला तारीख तक बिल जमा कराओ, अब बिल जमा नहीं करवाते तो पीछे सर्विस बंद कर देते। इसका मतलब क्या है? उनके पास एबिलिटी है टू रिस्ट्रिक्ट एक्सेस ऑफ एसेट। बिजली वाले हैं, वो कहते हैं भाईजान बिजली का बिल जमा कराओ, आप नहीं करवाते। 1 महीना वो सब्र करेंगे, 2 महीने सब्र करेंगे, 2 महीने को बिल इकट्ठा हो गया, आपने जमा नहीं कराया, दूसरे महीने के एंड पे आ जाएंगे मीटर काट के लेते। तो क्या मतलब है? उनके पास एबिलिटी है कि वो आपको उस बिजली का यूज में रिस्ट्रिक्ट कर दे। हम ये समझेंगे कि उनके पास कंट्रोल है। ठीक है जी? एंड द पावर टू ऑब्टेन फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। और उनके पास पावर भी है कि बिजली आपको दे रहे हैं तो पैसे भी ले सकते हैं, उनको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है। यहां तक की बात लगी? तो तब मानेगा ये कंट्रोलेबल है। मतलब मोहल्ले में एक बाइक है और हर किसी को पता है कि उसकी चाबी कोई नहीं, जो बंदा आता है बाइक खड़ी है किक मार के चला गया दही लेने के लिए, उसने आके बाइक रोकी, दूसरा आ गया, वो किक मार के ले गया जनाब, पानी की बोतल लेने चला गया, तीसरा आया, घर में मेहमान आए, बोतल लेने चला गया। तो इसका मतलब क्या है? जिस बंदे की बाइक है वो खुद इसको एसेट के तौर पर रिकॉर्ड नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसके कंट्रोल में नहीं। समझ लगी थी? तो कंट्रोल होने के लिए ये होना, जब उसके कंट्रोल में नहीं है तो इसका मतलब है उसको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं है। समझ लगी बात? रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेनिंग कॉस्ट, ये बात याद रखिएगा बच्चों। एग्जाम्पल है, हमने FR1 में पढ़ा था कि आपने जापान से एक एसिड मंगवाया पाकिस्तान में, आपने उसको
इंस्टॉल कर दिया, अब उसको चलाना है, लेकिन सारा एसेट जापानीज लैंग्वेज में लिखा हुआ है। अब जापान से एक एक्सपर्ट आया, उसने आपकी टीम को क्या किया, ट्रेन किया कि यार ये वाला बटन दबाना है जब एसेट को चलाना होगा, ये वाला बटन दबाना है जब आपने इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी को कंट्रोल करना है, ये वाला बटन दबाना है जब आपने इसको बंद करना है। महीने बाद जब आपकी इसने मेंटेनेंस करनी है तो ये वाला डब्बा खोलना है, इसमें से ये वाले फिल्टर निकालने हैं, इसको साफ करना है, फिर ये लगा देना है, फिर थोड़ा सा वेट करना है आधा पौना घंटा, फिर उसके बाद इसको चलाना है वगैरह कर। तो सारी आपको ट्रेनिंग दे रहा है। तो क्या वो ट्रेनिंग फीस भी लीला दे रहा है? वो पैसे लेके जा रहा है। तो उसने इम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दी, इम्प्लॉयज के दिमाग में एक नॉलेज ट्रांसफर की। वो बंदा तो चला गया पैसे लेके। अब जो ट्रेनिंग दी है, क्या वो एक फिजिकल एसेट है? फिजिकल एसेट तो नहीं है, वो एक नॉलेज है जो इम्प्लॉयज के दिमाग में उसने डाल दिया है। समझ आ गई? तो क्या वो टेंजिबल है कि इनटेंजिबल है? आवाज नहीं आई। इनटेंजिबल है, लेकिन क्या हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं? हम एज ए कंपनी का मालिक इम्प्लॉयज को जो ट्रेनिंग मिली है उसको कंट्रोल कर सकते हैं? सोचो 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 सोचो। हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इम्प्लॉयज कल को नौकरी छोड़ के कहीं और चले गए, तो जो नॉलेज उसके दिमाग में है उसको कह सकते हैं कि भाईजान यूएसबी की कॉपी करके लेके दे सामने। ठीक है जी। तो हमने उस एम्प्लॉय को ट्रेन किया, पैसे लगाए, वो चला गया, ट्रेनर चला गया, एम्प्लॉय को हमने नॉलेज प्रोवाइड कर दी। अब कल कोई एम्प्लॉय नौकरी छोड़ छोड़ के कहीं और चला गया, इसका मतलब वो जो ट्रेनिंग कॉस्ट हमने एम्प्लॉय पे लगाई है उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो फिर ट्रेनिंग कॉस्ट को हम कभी एसेट के तौर पे बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारा कंट्रोल नहीं है उस पर। समझ आ गई बात है? Although training may be considered to be expenditure on identifiable non-monetary item that is without physical substance, ये physical substance है, the definition of asset is not met in terms of framework, since the trained staff member may not necessarily be under sufficient control of the entity to be considered to be an asset. वो आपके कंट्रोल में नहीं, unless it is protected by legal right to use it. हाँ, ऐसा हो सकता है कि आप उससे एक लीगल एग्रीमेंट साइन करवा लें कि 5 साल तक तुम हमें छोड़ के नहीं जाओगे, अगर छोड़ के जाओगे 10 लाख रुपए जुर्माना। और ऐसे एग्रीमेंट की पाकिस्तान में फिर भी औकात कोई नहीं होती। अब एग्रीमेंट साइन कर लो, 100 बिस्मिल्लाह, कल को छोड़ के चले जाओ। अब कंपनी वालों को भी पता है और एम्प्लॉय को भी पता है कि यार कोर्ट के चक्कर कटे। बात समझ आ रही कि नहीं? कंपनी वाले भी कहेंगे यार असं इन्हें तो ट्रेनिंग तो रुपये नहीं लाए जिन्हें असं वकीलों दे रहे थे। समझ आ रही बात? यार लाना पे जाना तो जाए। अब हम मजीद वकील को पैसे नहीं दे सकते। लाख रुपया ट्रेनिंग का लगाया हमने उस बंदे के ऊपर, 2 लाख रुपए वकील को दे दिया। तो पाकिस्तान जैसे मुल्क में लॉ के लिए मतलब कोई प्रोटेक्शन नहीं है। एंड टू ऑब्टेन द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट फ्रॉम इट। ठीक है जी। मतलब बाहर के मुल्कों में ऐसा होता होगा कि आप जब एक एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं कि जनाब मैं 5 साल के लिए नहीं छोड़ के जाऊंगा, तो वहां पे तो आप क्या कर सकते हैं, लॉ को एविडेंस बना के उसको एसेट के तौर पर रिकॉर्ड कर सकते हैं कि यार 5 साल तक ये बंदा हमारे पास ही है, तो इस बंदे के ऊपर हमने 1 लाख रुपए की जो ट्रेनिंग की है वो ट्रेनिंग को हम एसेट के तौर पर रिकॉर्ड कर सकते हैं, क्योंकि 5 साल तक तो हमें फायदा देगा। लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क में ये रिकॉर्ड हम नहीं कर सकते। Note, if question is silent regarding the protection of benefit by legal right, then assume that they are not protected by any future legal rights. मतलब वो कहता है ट्रेनिंग कॉस्ट लगी है जी 2 लाख रुपया। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया कि लीगल राइट अवेलेबल है या नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट हम क्या अज्यूम करेंगे, कोई लीगल राइट नहीं। तो इसका क्या मतलब हुआ, ट्रेनिंग कॉस्ट जब भी हमें नजर आएगी तो क्या करेंगे, एक्सपेंस आउट करेंगे। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़े जरा फजल वाला, इसका मुझे बताएं क्या करना चाहिए। हाँ जी, हो गई। क्या कह रहा है हैं?
कितना खर्चा हुआ जी? 2 लाख। ठीक है जी। वो कहता है जी इस 2 लाख रुपए को लगाने से फ्यूचर में कितना फायदा होगा? 4 लाख रुपए। वो कहता है इस 2 लाख रुपए को उसने क्या कर दिया, नॉन करंट एसेट के तौर पर रिकॉर्ड कर लिया। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में फायदा होगा। द अकाउंटिंग प्रिंसिपल नोट आइडेंटिफाइज दैट द कॉस्ट विल बी रिटर्न ऑफ ओवर द नेक्स्ट 2 years टू मैच द बेनिफिट। क्या कहता है? क्योंकि फायदा 2 सालों में मिलना है, फिर ऐसा ये एसेट भी 2 सालों में अमोर्टाइज हो जाएगा, डेप्रिशिएट हो जाएगा। कहता बताओ ये सही किया हमने? तो इसका जवाब क्या होगा? नहीं। क्यों? मसला क्या है? हम कहेंगे ये ट्रेनिंग कॉस्ट है, तो इसको हम एसेट के तौर पर रिकॉर्ड नहीं कर सकते। वाई? तो इसकी वजह हम ये बताएंगे कि ये कंट्रोल नहीं कर सकते इसको। एम्प्लॉय छोड़ के कल को जा सकते, आपका इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है, उसने बताया नहीं कि लीगल राइट अवेलेबल है या नहीं। ठीक है जी। अमोर्टाइजेशन एंड इम्पेयरमेंट टेस्टिंग। एन इंटेंजिबल एसेट में इधर बी असेस्ड एज हैविंग ए फिनिट यूजफुल लाइफ और एन इनडेफिनिट यूजफुल लाइफ। अब इंटेंजिबल एसेट के दो मसले हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनकी लाइफ क्या होती है? इनफिनिट। और दूसरों की फिनिट। फिनिट से मुराद क्या है? लिमिटेड, 5 साल 10 साल। ऐसे एसेट जिनकी लाइफ 5 साल 10 साल लिमिटेड है, उसको तो मोडाइज करेंगे। लेकिन जिनकी लाइफ का ही नहीं पता कितने साल है, जिनकी लाइफ का नहीं पता, पेप्सी है उसकी लाइफ क्या है नहीं पता, कोका कोला उसकी लाइफ क्या है नहीं पता। ठीक है जी। तो अगर ऐसे कुछ एसेट्स हैं जिसकी आप लाइफ डिटरमाइन नहीं कर सकते, लाइफ टाइम आपको एक चीज मिली हुई इस्तेमाल करने की, बात समझ लगी कि नहीं लगी? जैसे लाइसेंस है, आपने एक लाइसेंस ले ली लाइफ टाइम के लिए, तो आपकी तो लाइफ का किसी को नहीं पता कि 5 साल जिंदा रहेंगे, 10 साल जिंदा रहेंगे या 20 साल जिंदा रहेंगे। तो कहता फिर उस सूरत में हम डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर सकते, क्योंकि डेप्रिसिएशन के लिए शर्त यही है कि लाइफ पता हो। यहाँ तक की बात लगी? तो जब डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर सकते, तो फिर हम क्या करेंगे? वहां पे इंपेयरमेंट वाला पॉइंट आ रहेगा। इंपेयरमेंट तो टेस्ट कर सकते हैं वहां। ठीक है जी। एसेट्स that have finite useful life is amortized, whereas those that have indefinite useful life are not amortized। यहाँ तक की बात समझ लगी? Impairment testing. Intangible assets that have finite useful life are tested in the same way as property, plant and equipment are tested for impairment। वो कहता है जिनकी लाइफ फिनिट है, तो उनके ऊपर अगर इंपेयरमेंट लगती हुई तो वैसे ही लगेगी जैसे प्रॉपर्टी प्लांट के ऊपर की किया करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी भी तो लाइफ लिमिटेड थी। उनकी भी लाइफ क्या थी? लिमिटेड थी। तो क्या करते थे? उनके ऊपर भी इंपेयरमेंट हो सकती है, तो इनके ऊपर भी हो सकती है, डेप्रिसिएशन भी चार्ज होगी और इंपेयरमेंट भी होगी। इम्पेयरमेंट टेस्ट इज फर्स्ट परफॉर्म्ड टू आइडेंटिफाई वेदर देयर इज एनी इंडिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट। पहले चेक करो इंडिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट है कि नहीं है। IAS 36 में हमने पढ़ा था कि इंडिकेटर दो तरह के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल है। अपनी करतूतें बताएंगे आपको कि बेड़ा गर्क हो गया, या मार्केट के हालात बताएंगे कि बेड़ा गर्क हो गया। पॉइंट समझ लगे? अपनी करतूत ये बता रही है कि हमने क्या किया है। हमने एसिड को इस्तेमाल कर रहे थे, वापडा वालों की तरफ से बिजली की फ्लक्चुएशन हुई है, एसिड हमारा पटाखा मार गया। हमने बीच में कोई ऐसी मशीन या इक्विपमेंट नहीं लगाया था जो फ्लक्चुएशन को कंट्रोल कर सके। होता ही ना कि घर में AC लगाए होते हैं तो साथ एक छोटी सी डिवाइस भी लगी होती है, जो बापडा की अगर क्या कहते हैं फ्लक्चुएशन वोल्टेज में आए तो ब्रेकर नीचे गिर जाता है, ताकि आगे पड़ी हुई मशीन जो है वो खराब ना हो। यहाँ तक की बात सुन लगी? तो ये हमारी अपनी नाहली है। तो ये इंटरनल इंडिकेटर है कि वजन एसिड का बेड़ा गर्क हो गया। दूसरा, आपके पास एसिड तो ब्रांड न्यू है, आपने कोई पंगा भी नहीं लिया, वापडा की फ्लक्चुएशन भी नहीं हुई, एसिड बिल्कुल ब्रांड न्यू है, लेकिन उस एसिड से जो आप बना रहे थे वो मार्केट में सेल होना बंद हो गया। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने कहा भाईजान टैरिफ, टैक्स लगेगा अन्नेवा। तो पहले आप अमेरिका में चीजें बेचा करते थे, सस्ती थी, लोग परचेज कर लेते थे। अब जब अमेरिका में चीजें बेचेंगे उस पर जब दुगना टैक्स लगेगा, लोग नहीं परचेज करेंगे। तो क्या हो जाएगा? अब वही प्लांट है जो पहले था, लेकिन पहले उस प्लांट से आप 1 लाख यूनिट बनाते थे, अब उस 1 लाख यूनिट नहीं बन पाएंगे, 20,000 या 30,000 यूनिट बन पाएंगे। इसका मतलब है उस प्लांट से मिलने वाले फायदे कम हो गए। तो इसका क्या मतलब हुआ है? रिकवरेबल अमाउंट कम होगी, तो उससे क्या होगा? इंपेयरमेंट हो जाएगी। तो आप कहेंगे यार प्लांट को तो कुछ भी नहीं हुआ। बात समझ आ रही है ना जी? तो प्लांट को कुछ नहीं हुआ, इंटरनली कोई मसला नहीं है, मसला कहाँ पे है? एक्सटर्नली मसला है।
तो कहता है पहला काम क्या करो, पहले इंडिकेशन चेक करो, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों चेक करो. Then if there appears to be material impairment, the recoverable amount is calculated and compared to the carrying amount. कहता है फर्ज करो अगर इंडिकेटर ही कोई नहीं मिला, ना इंटरनल मिला ना एक्सटर्नल मिला, तो इंपेयरमेंट करने की जरूरत नहीं है. नहीं बात समझा रही? इंटरनली कोई मसला नहीं है, मार्केट में भी कोई मसला नहीं, तो कोई इंडिकेटर नहीं है. कोई इंडिकेटर नहीं है तो भाई इंपेयरमेंट कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है. लेकिन अगर इंडिकेटर मिल गया तो फिर क्या करेंगे, इंपेयरमेंट कैलकुलेट करेंगे. पॉइंट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगला पॉइंट, द फॉलोइंग इंटेंजिबल एसेट्स आर नॉट अमोर्टाइज्ड. कौन से ऐसे एसेट हैं जो अमोर्टाइज जिसको नहीं किया जाएगा? परचेज गुडविल. देखो आपने 1 करोड़ रुपया दे के एक कंपनी का नाम बाय किया है और आपने अपनी दुकान खोल ली है, बाहर उस कंपनी का लोगो लगा दिया, तो क्या वो लोगो 5 साल के लिए है? नहीं, वो पूरी जिंदगी के लिए है. जब तक वो कंपनी है तब तक आपका लोगो चलेगा, क्योंकि आपने 1 करोड़ रुपये पे किए, आपने 1000 10,000 नहीं पे किए. यहां तक की बात सुन लगी? तो वो जो गुडविल आपने परचेज की है वो उसकी कोई लाइफ नहीं है, तो लिहाजा उसके ऊपर कभी भी मोनेटाइजेशन नहीं होगी. इंटेंजिबल एसेट नॉट येट अवेलेबल फॉर यूज, या वो एसेट जो आप डेवलपमेंट के तौर पे बना तो रहे हो लेकिन अभी वो अवेलेबल फॉर यूजर नहीं हुए, जो सवाल अभी हमने शुरू में किया. उसमें हमने क्या किया था, इंपेयरमेंट तो की थी, अमोर्टाइजेशन नहीं की थी. एंड तीसरा, इंटेंजिबल एसेट विद इनडेफिनेट यूजफुल लाइफ, और ऐसे एसेट जिनकी लाइफ क्या है, इनडेफिनेट है. जैसे आपने लाइसेंस बनवा ली है, अब वो लाइसेंस क्या है, लाइफ टाइम के लिए. यहां तक की बात में लगी? Instead, the recoverable amount must be estimated every year, irrespective of whether there is any indication that suggests a possible impairment. वो कहता है ये वाले एसेट जिनके ऊपर अमोर्टाइजेशन नहीं होनी, उनके हमेशा हम हर साल के एंड पे क्या करेंगे, इम्पेयरमेंट कैलकुलेशन करेंगे, इंडिकेटर का वेट नहीं करेंगे. कहां पे इंडिकेटर का वेट किया जाएगा है? कहां पे इंडिकेटर का वेट किया जाएगा फिर इंपेयरमेंट होगी, और कहां पे इंडिकेटर का वेट नहीं किया जाएगा और इंपेयरमेंट सीधी सीधी कैलकुलेट करेंगे? बताएं जरा फर्क. हाँ, जो एसेट अमोर्टाइज हो रहे हैं या डेप्रिशिएट हो रहे हैं, वो डेप्रिशिएट क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उनकी लिमिटेड लाइफ है. ऐसे एसेट जिनकी लिमिटेड लाइफ है वो डेप्रिशिएट हो रहे हैं, उनके ऊपर पहले इंडिकेटर देखा जाएगा. इंडिकेटर है तो इंपेयरमेंट चार्ज करेंगे, इंडिकेटर नहीं है तो इंपेयरमेंट चार्ज नहीं करेंगे. लेकिन ऐसे एसेट जो अमोर्टाइज हो ही नहीं सकते, वो 3 तरह के हैं. कितने तरह के हैं? 3 तरह के. कौन कौन से? परचेज गुडविल, इंटेंजिबल एसेट नॉट येट अवेलेबल फॉर यूज, जो भी डेवलपमेंट फेज में अभी मुकम्मल नहीं हुए, और तीसरा जिनकी इनडेफिनिट यूजफुल लाइफ. इन तीनों के ऊपर हम क्या नहीं कर सकते, अमोर्टाइजेशन चार्ज. तो फिर इनके ऊपर इंडिकेटर की जरूरत नहीं है हमें, सीधा इंपेयरमेंट, इंडिकेटर का वेट नहीं करेंगे. यहां तक की बात में लगी? अमोर्टाइजेशन, only intangible asset with the finite life are amortized. These are 3 variable to calculate the amortization. ये वही बातें हैं सारी जो डेप्रिसिएशन के लिए हमने पढ़ी थी बच्चों, कि रेसिड्यू वैल्यू देखो, पीरियड ऑफ अमोर्टाइजेशन देखो, मेथड देखो, कौन सा मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, सम ऑफ डिविजन मेथड है, या आउटपुट मेथड वगैरह वगैरह. रेसिड्यू वैल्यू भी देखो क्योंकि वो माइनस करनी है. डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या होती है जी? डेप्रिशिएबल अमाउंट इज द कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस रेसिडुअल वैल्यू. याद है कुछ कुछ? रेसिडुअल वैल्यू क्या होती है बच्चों? फिजिकल एसेट में तो रेसिडुअल वैल्यू का कंसेप्ट बड़ा आसान है कि ये एसेट आपने आज लिया है, 5 साल बाद जब आप बेचोगे तो कितने पैसे मिलेंगे. यहाँ पे तो कंसेप्ट बड़ा सिंपल सा है. इनटेंजिबल एसेट का स्यापा ये है कि इनटेंजिबल एसेट की मार्केट नहीं होती जहां पे जाके आप बेच दो. देखो गाड़ियों की मार्केट है, यस, मोबाइल की मार्केट है, फर्नीचर की मार्केट है, मशीनों की मार्केट है. बात समझ लगी कि नहीं लगी? इवन के बिल्डिंग की भी मार्केट है. जब आप बिल्डिंग बेचने जाते हो तो डीलर बैठे हैं मार्केट में, वो आके रेट लगाएंगे, बताएंगे भाईजान इतने की सेल हो जाएगी. बाइक बेचनी हो मार्केट मिल जाएगी, और बोलो तो सही, मिल जाएगी. ठीक है. कोई भी टेंजिबल चीज है अगर आप बेचना चाहते हैं, इवन के घर में टूटी हुई छाबियों की भी मार्केट है. वो घर के बाहर आके बंदा जो साइकिल पे आता है वो कहता है भाईजान टूटियां छाबियां दे दो, तो उसे बदले चाहे ले लो. इसका मतलब उसकी भी मार्केट है.
लेकिन इनटेंजिबल एसेट, आपके पास एक सॉफ्टवेयर है, उसकी कोई मार्केट नहीं है जहाँ के आप बेच सके उसको, तो उसको वही बंदा इस्तेमाल करेगा जिसको उसकी जरूरत हो। पॉइंट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इनटेंजिबल एसेट की मार्केट ढूंढना बड़ा मुश्किल है एज कंपेयर टू टेंजिबल एसेट की मार्केट ढूंढना। ठीक है जी। क्यों? पाकिस्तान में आपको मैंने बता दिया अभी अभी कि कितने ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो फ्री में इस्तेमाल होते हैं। कोई बंदा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की पेमेंट नहीं करता, कोई बंदा एक्रोबेट रीडर की पेमेंट नहीं करता, कोई भी बंदा विंडो की पेमेंट नहीं करता। जितने भी सॉफ्टवेयर पाकिस्तान में सारे क्रैक में चल रहे हैं। इसका मतलब पाकिस्तान में सॉफ्टवेयर की मार्केट बन ही नहीं सकती। और समझ आ गई बात है? तो फिर यहाँ पे बड़ी टेंशन है बच्चों। तो वो कहता है बाय डिफॉल्ट हम अज्यूम करेंगे इनटेंजिबल एसेट की स्क्रैप वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी। बाय डिफॉल्ट इनटेंजिबल एसेट की स्क्रैप वैल्यू क्या होगी? जीरो, क्योंकि पाकिस्तान में भाईजान इनटेंजिबल एसेट की कोई वैल्यू नहीं। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि यार मेरे पास एक मोबाइल क्या कहते हैं सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, मैंने माइक्रोसॉफ्ट वालों से जब अमेरिका में रहता था परचेज किया था, 10 साल की उसकी लाइफ है, मेरे पास जेन्युइन पड़ा हुआ है। अब पाकिस्तान में आ गया हूं, मैं पाकिस्तान में आ गया हूँ, तो मुझसे कोई परचेज कर ले, अभी उसके 8 साल पड़े हुए हैं, तो कोई परचेज करेगा? कोई भी नहीं करेगा। वो कहेगा भाईजान तू पागल है, ये तो तू पैसे देते है, ऐसे तो कभी ना दिए। सानू 20 साल हो गए लैपटॉप इस्तेमाल करते जो विंडो है, जा चेक कर ले जेन्युइन है, तो 1 रुपया नहीं देता कैसे? समझ आ रही बात की? तो इसका मतलब है अब वो जो लेके आ गया रुपये 15-20 हजार रुपया या 1 लाख रुपए लगा के आ गया है, अब वो पाकिस्तान में किसी को बेचना चाहे तो कोई लेगा? कोई भी नहीं लेगा। तो कहता बाय डिफॉल्ट उसकी सॉफ्टवेयर की हम बाय डिफॉल्ट स्क्रैप वैल्यू क्या अज्यूम करेंगे? वो जीरो है, अनलेस एक कंडीशन है, ए थर्ड पार्टी हैज कमिटेड टू परचेज द एसेट एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ। कोई बंदा एग्री कर जाए कि यार तुम 3-4 साल चला लो, बाद में जब जब भी तुमने बेचना हो ना मुझसे बात कर लेना। इसका मतलब वो बंदा पैसे देगा, और वो सीरियस होना चाहिए, चवले मारने वाला दोस्त नहीं होना चाहिए कि जो हम ही तो भरले मुंह पे खड़ा हो गया यार मैनू बेच दी, लेकिन जब बेचने का टाइम है तो वो बंदा फोन ही ना चुके, उस वक्त भी आपकी सक्रिय वैल्यू क्या होगी? जीरो। कमिटेड का मतलब यह है कि ये कोई सीरियस बंदा है, उसने आपको ब्लैंक चेक साइन करके दे दिया, यार चेक फड़ ला मेरे को, तेन वैसे तो बाहर नहीं आना, अब मेरे को चेक ला जो तू बेचना होगा मैनू दसी, चेक तेरे कोल पे आवे, उस वे तेरे सामने मैं चेक के पैसे लिख दें। हाँ अब आपको लगेगा यार बंदा सीरियस है। समझ आ गई बात? तो कहता है अगर किसी बंदे ने कमिटमेंट की है तो उस वक्त वो उस बंदे की जो कमिटेड वैल्यू होगी वो आपकी सक्रिय वैल्यू होगी। और या अगर किसी ने कोई कमिटमेंट नहीं की फिर भी एक तरीका है कि रेजिडुअल वैल्यू जीरो ना हो, कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू हो। वो क्या है? देयर इज एन एक्टिव मार्केट फॉर दैट एसेट, कि पाकिस्तान में ऐसी मार्केट मौजूद है जहां पे सॉफ्टवेयर सेल परचेज होते हैं, एंड इट इज पॉसिबल टू डिटरमाइन द रेजिडुअल वैल्यू यूजिंग द सच मार्केट। और आप उस सॉफ्टवेयर को जाके मार्केट में इवेल्युएट करवा के उसकी सक्रिय वैल्यू फाइंड करवा सकते हैं कि यार मैंने 5 साल बाद ये एसेट बेचना है, ये सॉफ्टवेयर मैंने बेचना 5 साल बाद, कितने का सेल हो जाए। एंड इट इज एक्सपेक्टेड दैट सच मार्केट विल स्टिल एग्जिस्ट एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ। कहता ये भी होना चाहिए कि आज तो मार्केट है वे 6 महीने बाद गायब हो जाए, आपने ऐसे चलाना है 5 साल, 5 साल बाद जब आप आए मार्केट फिर गायब। समझ आ गई थी? तो 3 बातें हैं, 3 बातें कौन कौन सी है बताएं जरा। क्या होना चाहिए? नहीं वो तो लगा बात है ना, इस वक्त एक्टिव मार्केट हो। नंबर 2, उस एक्टिव मार्केट में आपके सॉफ्टवेयर की वैल्यू हो। ऐसा ना हो कि वो एक्टिव मार्केट में कहते भाईजान जीरो, उसने भी जीरो कह दिया तो फिर जीरो, बात ही खत्म हो गई। समझ लगी? पहला पॉइंट क्या है? एक्टिव मार्केट हो, फिर वो एक्टिव मार्केट उसकी कोई 10,000 15,000 20,000 सक्रिय वैल्यू लगा दे, फिर जब 5 साल बाद आप इस्तेमाल करके थक जाए बेचने गए तो मार्केट मौजूद हो, ऐसा ना हो मार्केट गायब हो जाए। ये 3 बातें हैं। तो इसका मतलब बच्चों इस तरह की बात होना नियरली उसकी वैल्यू उसकी प्रोबेबिलिटी 1% है। 99% प्रोबेबिलिटी किस चीज की है? सक्रिय वैल्यू जीरो, क्योंकि ऐसा होना बहुत ही कम है।
पाकिस्तान जैसे मुल्कों में तो बिल्कुल भी नहीं, ना तो कोई कमिटमेंट करेगा और ना ही कोई एक्टिव मार्केट मौजूद। ट्रेडमार्क, जिस तरह से ये साइन होता है, ये साइन किस चीज का है? नाइकी का। ठीक है जी। तो इस तरह से बहुत सारी चीजों को जब आप बेचते हैं तो उनके ऊपर कोई ट्रेडमार्क, कोई साइन बना होता है। ठीक है। तो आप कहते हैं कि यार वो फलां उसने जो कैप पहनी थी या फलां उसने जो चीज पहनी थी वो बड़ी महंगी होगी, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर ये वाला ट्रेडमार्क है। तो डेफिनेटली दुबई से बाइक ही होगी, 40-50 हज़ार की तो होगी। तो इसका मतलब है ट्रेडमार्क की वजह से किसी चीज की वैल्यू में इजाफा हो सकता है। ट्रेडमार्क, रजिस्टर्ड डिजाइन टू आइडेंटिफाई द मैन्युफैक्चरर्स गुड। पेटेंट, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट गिविंग द होल्डर द राइट टू मेक, यूज और सेल एन एसेट, एग्जांपल न्यू मेडिसिन और सॉफ्टवेयर। आपने एक नई मेडिसिन बनाई है, उसके सबसे पहले जाके आप पेटेंट रजिस्टर करवाते हैं। यहाँ तक की बात सुन लगी। ट्रेडमार्क और पेटेंट में फर्क समझ आ गया जी? अच्छा जी। अब बच्चों अगला कंसेप्ट है इन प्रोसेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इन प्रोसेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट का मतलब यह है बच्चों, अब जरा ध्यान से मेरी बात सुनिए आपने। 2020, 21, 22, 23, 24, एक कंपनी ने रिसर्च करना शुरू की। 2020 में लगाया उसने 5 मिलियन रिसर्च, 2021 में भी लगाया उसने 5 मिलियन रिसर्च कर रही है। ठीक है जी। 2022 में उसने लगाया 10 मिलियन डेवलपमेंट फेज, 2023 में भी उसने लगाया 10 मिलियन डेवलपमेंट फेज, और 2024 में जाके उसने सेल कर दी। क्यों सेल कर दिया? कंपनी बंद हो गई। कंपनी अपने उस प्रोजेक्ट को चला ही नहीं सकी, उस प्रोजेक्ट को क्या किसी को भी नहीं चला सकी, डिफॉल्ट करके नुकसान में चली गई। अब इसने इसके ऊपर इतना अच्छा खासा पैसा लगाया हुआ है, कितना पैसा लगाया हुआ है? 5 और 5 10, 10 10 20, कितना हो गया? 30। अब ये कह रही है कि यार ये मैंने इतना कुछ किया हुआ है, मेरा इतना अच्छा आइडिया था, अब मेरे पास पैसे नहीं है, या मेरे पास ये मसला है कि मैं इसको कंटिन्यू नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, आपकी उम्र का एक बच्चा है, उसने एक सॉफ्टवेयर बनाया। अब उसको लगता था कि यार मैंने इतनी मेहनत की है, 3-4 साल मैं इसके ऊपर काम कर चुका हूँ, अब मैं काम कर चुका हूँ तो लिहाजा मैं इसके ऊपर ये करूंगा, कल को मैं फैक्ट्री बनाऊंगा, फैक्ट्री बना के मैं उसके ऊपर क्या करूंगा, कारोबार शुरू करूंगा, आराम सुकून से कमाऊंगा। उसकी गेम थी तकरीबन कोई कि मैं हर महीने करोड़ रुपए या 2 करोड़ रुपए कमा लूँ। अचानक 22 साल की उम्र उसके पापा ने फोन किया कि कर रहे हैं? पापा मैं सॉफ्टवेयर पे काम कर रहा हूँ। अगर लानत पेज, आप मार्स से चलिए, मार्स से आप इन्नी जमीन ले ली, पूरे का पूरा मुल्क बसावांगे उथे, $1 ट्रिलियन की डील होने लगी साड़ी। अब बेटा भी कहेगा लानत भेजो, मार्स से चल रहे हैं। तो उसका ये सारे का सारा प्रोजेक्ट खत्म, आज अभी इसी वक्त खत्म। बात समझ लगी कि नहीं लगी? अच्छा, अब उसके प्रोजेक्ट का किसी को पता था कि यार ये इतने सालों से काम कर रहा है। उसके दोस्त ने उसको कहा कि यार मेरा फलां दोस्त भी इस तरह की हरकतें कर रहा है, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सकता, मैं तेरे से डील करवा रहा हूं, तो ये प्रोजेक्ट मुझे दे, तो वो तो मार्स पे जा रहा है। ये मार्स पे तो ये काम नहीं आना जो तू कर रहा था, तो वहां पे तो बात ही कोई नहीं। तुम लोग जाओ वहां पे अपने एक्सपेरिमेंट करो जो और करना है। ठीक हो गया? तो अब वो डील करवा रहा है। तो जब वो डील करवाएगा तो वो क्या, वो 20 मिलियन की डील करवाएगा? अब ये कहेगा यार मैंने जो रिसर्च पे पैसे लगाया था वो भी कढ़ाओ। बात समझ लगी कि नहीं लगी? ये बंदा अगर खुद अपनी किताबों में इसको रिकॉर्ड करता तो कितने पैसे बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करता? 20। पहले 5-5 कहाँ जाते? वो तो प्रॉफिट लॉस में चले गए। अगले जो 10 और 10 हैं वो कहाँ जाएंगे? बैलेंस शीट में जाएंगे। लेकिन अब ये बेचने लगा। क्या करने लगा? बेचने लगा। तो बेचते वक्त 20 मिलियन मांगेगा? नहीं, हो सकता है 30 भी ना मांगे, क्योंकि 30 तो इसको पता है ना। नहीं समझ आ रही? 30 तो इसको पता है मैंने लगाए हैं, हो सकता है वो डील 50 पे हो रहे। ठीक है जी।
तो अब इसका मतलब ये इन प्रोसेस था ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इसने बेच दिया। इसका मतलब है खरीदने वाले ने, अगर ये डील 50 मिलियन में की है तो खरीदने वाले ने तो 50 पे किए हैं ना, तो उसके लिए फिर ये रिसर्च भी एसेट है। क्यों? उसने इसको बाय किया। क्या किया है? बाय किया है। तो उसके लिए ये रिसर्च वाले पैसे प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाएंगे। कहाँ जाएंगे? बैलेंस शीट में जाएंगे। अगर ये अपने अकाउंट्स बना रहा होता तो ये कहाँ लेके जाता? प्रॉफिट एंड लॉस में। लेकिन जिसने बाय किए हैं, उसने पैसे दिए हैं, उसने बाय करके आगे काम किया, तो वो इस सारी वैल्यू को, बल्कि उसने तो प्रॉफिट भी दिया है। एक्चुअल में खर्चा कितना हुआ था? 30। ये कितने पैसे दे रहा है? 50। तो वो 50 के 50 को क्या बनाएगा? एसेट बनाएगा। समझ लगी? हाँ, एसेट बनाने के बाद उसको आइडिया होता है कि यार मुझे भी थोड़ी सी रिसर्च करनी चाहिए। वो तो उसको सारा कुछ पता था, वो तो मार्स पे चला गया। अब मुझे तो एबीसी का भी नहीं पता, तो वो अपने रिसर्च के ऊपर पैसे लगाता। ठीक है। 50 मिलियन लगाने के बाद उसने 10 मिलियन अपना रिसर्च पे लगाया और 20 मिलियन अपना डेवलपमेंट पे लगाया। तो वो 10 मिलियन कहाँ लेके रहेगा? वो 10 मिलियन जो उसने लगाया है वो प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा, और वो जो 20 मिलियन उसने डेवलपमेंट पे लगाया है वो इस 50 में जमा हो जाएगा। यहाँ तक की बात सुन लगी? बोला तो सही। ये बच्चों एग्जाम्पल पढ़ो और एंट्री पास करो। हाँ भाई, एंट्री हो गई। क्या बता रहा है वो? कि पिछली कंपनी थी, उसने कितना पैसा लगाया था रिसर्च पे, कितना पैसा लगाया था डेवलपमेंट पे? 3 लाख। इसने कितने पैसे दिए? 4 लाख रुपए देके परचेज कर ली। फिर 4 लाख का 4 लाख उसके लिए आ सकता। फिर उसने खुद से रिसर्च पे कितने पैसे लगाए? ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे। फिर उसने डेवलपमेंट पे कितने पैसे लगाए? 4 लाख 80 हजार। ये एसेट के तौर पर रिकॉर्ड हो। समझ लगी बात? है ना? ठीक है। यकम जून को मेट हुआ, तो यकम जून को, हाँ, इस 4 लाख 80 हजार के दो टुकड़े होंगे। कितने कितने? 2 लाख, 2 लाख 80 हजार। ये कहाँ जाएगा? ठीक हो गया? यहाँ तक की बात सुन लगी? अब बच्चों एंट्री देखते हैं। ये जो आपने जो परचेज किया, ये डेवलपमेंट एसेट डेबिट, कैश है बैंक क्रेडिट। फिर आपने कितना खर्चा किया? 6 लाख 80 हजार। उस 6 लाख 80 हजार में से 2 लाख रुपया रिसर्च वाला प्रॉफिट एंड लॉस में गया, और ये 2 लाख रुपया डेवलपमेंट फेज का प्रॉफिट एंड लॉस में गया। और ये 2 लाख 80 हजार कहाँ चला गया? ये एसेट के तौर पे बैलेंस शीट में चला। ये एंट्री सबको समझ आ गई? इसमें कोई मसला? ठीक है, टाइम हो गया। चलो जी, आज के लिए इतने काफी। कल इंशाल्लाह से आगे कंटिन्यू करेंगे।